नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका चुनावी प्रोफेसर प्रदीप भंडारी, जो रात 10 बजे आपको सभी चुनाव की खबरों का एक चुनावी प्रोफेसर के रूप में एनालिसिस करता हूं। दोस्तों, इस वक्त जो है सबसे बड़ी चुनाव की खबर ये आ रही है कि दिल्ली की राजनीति गर्मा चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तिहाड़ जेल के डीजी ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत कही और कहा, भैया सभी कैदी जो है उनकी मेडिकल सुविधा पूरी तरीके से तिहाड़ जेल में मौजूद है और पूरी जेल मैनुअल के हिसाब से सबका ख्याल रखा जाता है। भले वो शुगर का मरीज हो या कोई भी दूसरा मरीज हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सुनिए तिहाड़ जेल के डीजी क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल जो है अरविंद केजरीवाल जो है उनकी तबीयत कैसी है सर? मेरे सब अंदर इनमेट्स की तबीयत ठीक है। उनके पास जिनकी तबीयत अस्पताल में भी हैं कुछ लोग, उनके पास मेडिकल इलाज की सुविधा मोहलत है। दोस्तों, ये पूरा इंटरव्यू जो है कुछ ही समय बाद मैं आपको सुनाऊंगा, पर बड़ी बात यह है कि भैया सब कुछ स्वस्थ है, घबराइए मत। तिहाड़ जेल के अंदर सब सुविधा है, ऐसा तिहाड़ जेल के डीजी कह रहे हैं। दोस्तों, अब 24 की सरकार का पहला विश्लेषण करने वाला हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे का पहला रिजल्ट आ चुका है। जी हां, चुनाव का अभी पहला राउंड ही नहीं हुआ है, हो चुका है, अनऑफिशियली हो चुका है और 1 महीने में 1 हफ्ते और वोटिंग के 6 राउंड बाकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की सूरत लोकसभा सीट जीत ली है। आप बोलेंगे कैसे, बिना वोटिंग के कैसे? सुनिए। अब के बाद 400 पार। राजनीति भी एक खेल है और खेल मतलब साम दाम दंड भेद। जीत मिलनी चाहिए, फिर चाहे जैसे मिले, नीति से मिले या फिर खेल के नियमों से। यह विक्ट्री साइन वैसे तो 4 जून को दिखना था, लेकिन गुजरात में आज ही दिख गया। चुनाव के 6 राउंड बचे हैं, लेकिन बीजेपी ने सूरत की सीट निर्विरोध जीतकर 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। अब के बाद 400 પાર તે દિશામાંનું પહેલું કદમ છે, ફર્સ્ટ ટચ છે। આ જે જાહેરાત છે તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે 2024ની લોકસભામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી એનડીએ ખૂબ ઊંચી સોસાયટી અને 400+ મતથી જીતશે। सूरत में तीसरे चरण में वोटिंग होनी थी, लेकिन कल कांग्रेस के नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द हो गया। रहा सहा खेल 8 निर्दलियों ने भी बदल दिया। सबके सब बीजेपी के पक्ष में मैदान से हट गए। कमल खिला तो कांग्रेस आग बबूला हो गई। राहुल गांधी ने कहा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। कांग्रेस सूरत को लेकर चुनाव आयोग भी पहुंची। इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फायदा न उठा पाए कोई, इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें। इससे पहले मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी की मीरा यादव का नामांकन रद्द हुआ था। तब भी आरोप लगाए गए थे कि तानाशाही चल रही है और लोकतंत्र खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, सूरत की सीट भारतीय जनता पार्टी ने 2019 और 14 दोनों में 70% से ज्यादा वोट शेयर से जीती थी। तो इसमें जो लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, उसको ऐसा कुछ हेराफेरी करने का लॉजिक ही नहीं बनता है। जिस सीट पे वो 70% ज्यादा वोट शेयर जीती हुई है। अब क्या एग्जैक्टली हुआ है बताना चाहता हूं, कोई नई प्रक्रिया नहीं, बंगाल के अंदर भी कई बार ऐसा होता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन पर आपत्ति थी। बीजेपी इलेक्शन कमीशन गई। नीलेश कुंभानी के नामांकन पर 4 प्रस्तावकों का हस्ताक्षर था। दोस्तों, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसके इन्वेस्टिगेशन करी और यह पाया कि 3 प्रस्तावकों की अधिकारी के सामने पेशी नहीं हुई है। तो इसमें घपला पाया गया। दोस्तों, फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल हुआ है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने बोला। इलेक्शन कमीशन ने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो रिटर्निंग ऑफिसर ने पर्चा खारिज कर दिया। तो क्लियरली कांग्रेस ने जिनका नाम उसमें लिखा था वो वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नहीं मौजूद थे। 8 निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया। ये उस वक्त का डेवलपमेंट है दोस्तों, और इसीलिए जो है कांग्रेस के अल्टीमेटली जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार का नाम जो है कंप्लीटली रद्द कर दिया गया और अंत में बीएसपी उम्मीदवार का भी नाम ने भी अपना नाम वॉलंटरी वापस ले लिया। सो ओवरऑल अगर मैं आपको कहना चाहूंगा ये है दोस्तों कि ऐसा बंगाल में भी हुआ है और अलग अलग जगह हुआ है कि जब अगर अपोजिशन या कोई भी नेता प्रिपेयर्ड नहीं आता है और अगर उसकी ड्यू डिलिजेंस नहीं होती है तो
नाम खारिज हो सकता है, पास्ट में भी हुआ है। दोस्तों अब 24 के सरकार के दूसरे इलेक्शन एनालिसिस में आपका चुनावी प्रोफेसर आपको ले जाना चाहता है, वो है परिवारवाद भी एक मुद्दा बन चुका है 2024 के चुनाव में। 2 दिन पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू फैमिली को टारगेट किया था। वैसे तो तेजस्वी ने भी उस पर अपना जवाब दे दिया है, लेकिन आज पूरा रिसर्च के साथ में मेरी टीम मौजूद है और नीतीश कुमार के हमले के ऊपर जो बच्चे वाला हमला है, बच्चों वाला हमला लालू पे किया है, उस पे रियलिटी क्या है, कितने परिवारवाद के लोगों के कितने बच्चे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, देखिए रिपोर्ट। पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को। नीतीश कुमार ने जब लालू यादव पर उनके बच्चों की गिनती को लेकर हमला किया तो अंदाजा उन्हें भी नहीं रहा होगा कि भतीजा इतनी भारी रिसर्च कर लेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, वो 14 भाई बहन थे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ा। सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान थे। और जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी। नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन और प्रधानमंत्री जी के दादाजी, जो दादाजी थे, वो भी 7 भाई बहन थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी, उनके 8 बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन हैं और वो खुद 7वें नंबर पर हैं। पटना साहिब के अपने रविशंकर जी 7 भाई बहन हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी 10 भाई बहन थे। राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर 7 भाई बहन थे। पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी जी 14, उनके 14 बच्चे थे। देवगौड़ा जी के 6 बच्चे थे। नरसिम्हा राव जी के 8 बच्चे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परिवारवाद का मुद्दा खत्म हो गया। लालू पर नीतीश के हमले को कल बिहार में अमित शाह ने आगे बढ़ाया। पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं। हालांकि तेजस्वी ने आज इसका भी काउंटर किया। परिवार को निशाना बनाने पर अमित शाह को सत्तू पीने का ऑफर दे दिया। अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए। सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चुनाव में लालू यादव ने 2 बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को भी टिकट दिया है। इसी वजह से एनडीए मानकर चल रहा है कि परिवारवाद का मुद्दा खुद लालू ने जिंदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों आपके चुनावी प्रोफेसर का विश्लेषण साफ है कि जो परिवारवाद होता है वो किसी भी राजनीतिक दल को हर्ट कर सकता है अगर वो परिवारवादी ने जमीन पे काम नहीं किया। अल्टीमेटली जनता काम देखती है। दोस्तों अब तीसरे चुनावी विश्लेषण की खबर पे आना चाहता हूं। सिर्फ 32 दिन बाद दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव हो रहा है। दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी कैसे काम कर पाएगी। 4 सीट पे चुनाव लड़ रही है। दोस्तों कैंपेनिंग में उनको दिक्कत हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को मेडिकल राहत तो नहीं मिली दोस्तों, पर एक दूसरी राहत मिल गई है कि अब वो एक मेडिकल बोर्ड बन जाएगा जो उनकी स्वास्थ्य की बात करेगा। अब मैं बात करता हूं लीगल और पॉलिटिकल राहत की। दोस्तों लीगल और पॉलिटिकल राहत मिटती भी नहीं दिख रही है कि और अब आम आदमी पार्टी सोच रही बिना केजरीवाल के कैंपेनिंग कैसे। देखिए दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग में बस 1 महीने का वक्त बचा है, मगर सीएम अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने की तारीख टलती जा रही है। आज कोर्ट में जो हुआ उसे संकेत मिला कि हो सकता है केजरीवाल चुनाव निपटने तक अंदर ही रहें। कोर्ट ने निजी डॉक्टर से सलाह की, केजरीवाल की याचिका ठुकरा दी। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाह की मांग की थी। इंसुलिन देने पर कोर्ट ने कहा कि ये मेडिकल बोर्ड तय करेगा। कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा। मेडिकल बोर्ड ही केजरीवाल का डाइट चार्ट भी तैयार करेगा। तिहाड़ प्रशासन हर 15 दिन में कोर्ट को हेल्थ रिपोर्ट पेश करेगा। मेडिकल बोर्ड बनने से केजरीवाल की पार्टी खुश हुई, लेकिन साजिश के आरोप रिपीट भी किए। जो कागज तिहाड़ प्रशासन ने और ईडी ने कोर्ट में जमा किए हैं, ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। एक घटना और हुई।
केजरीवाल की रिहाई के लिए एक लॉ स्टूडेंट ने कोर्ट में PIL लगा दी थी। कोर्ट ने उल्टे उस पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। आज कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि ना केवल बेल रिजेक्ट की बल्कि 75,000 रुपए का उनको जुर्माना भी लगाया है पिटिशनर को। आम आदमी पार्टी की चिंता डबल है। केजरीवाल के बाहर आने की तारीख नहीं आ रही और उधर दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग डेट पास आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, आपके चुनावी प्रोफेसर का एनालिसिस साफ है। भारतीय जनता पार्टी को 7 सीट में दिल्ली के अंदर 50% से ज्यादा वोट शेयर मिला था और 7 सीट में भारतीय जनता पार्टी का 2014 से ज्यादा वोट शेयर आया था। तो अब अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लगता है कि ग्राउंड पे सिंपैथी है, तो भले अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हो, उनको चुनाव के नतीजे का इंतजार करना चाहिए। सिंपैथी वोट जेल के अंदर रहते हुए भी पड़ सकता है, पर अगर सिंपैथी नहीं है तो फिर बीजेपी 50% से ज्यादा वोट शेयर जो है 7 सीटों में ले सकती। गौर करने वाली बात दोस्तों ये, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सीट पे कैंपेनिंग अभी तक दिल्ली में नहीं करी है। अब मैं आना चाहता हूं जो तिहाड़ जेल के डीजे का इंटरव्यू सुनाना चाहता हूं, जिन्होंने कहा है कि भाई जेल पर उंगलियां क्यों उठा रहे हो, हमारे पास डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, हम सबकी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, भले वो अरविंद केजरीवाल हो या कोई दूसरे कैदी। सुनिए। अभी फिलहाल जो है अरविंद केजरीवाल जो है उनकी तबीयत कैसी है सर? मेरे सब अंदर इनमेट्स की तबीयत ठीक है। उनके पास जिनकी तबीयत अस्पताल में भी हैं कुछ लोग, उनके पास मेडिकल इलाज की सुविधा मोहलत है। उनसे जुड़ी सर एक बात ये भी निकल करके आ रही है कि उनका जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है और लगातार वो इंसुलिन की मांग भी कर रहे हैं, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी जो है वहाँ पर भी आरोप लगा रही है कि जो है जेल प्रशासन मिला हुआ है, इस तरीके के एलिगेशंस लगा रही है। इस पर सर आपका क्या कहना है? It's a sub judice matter. I don't like commenting, but for your viewers मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास 20,000 कैदी से ज़्यादा है और हर तरीके की बीमारी के लोगों को होती है। जहाँ तक आपने शुगर की बात कही है, तो करीब 900,000 के बीच में ऑन एन एवरेज पेशेंट हमारे पास शुगर के भी मरीज़ होते हैं, जिनको हमारे 90 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं वो उनको ट्रीट करते हैं, या रेफरल हॉस्पिटल्स में भी उनको एक्सपर्ट से दिखाया जाता है। ये एक आम सामान्य प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जाता है, तो हर केस में करते हैं, इसमें भी करते हैं। तो मुझे कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आता इसमें। भगवत मान आए थे सर मिलने के लिए, उन्होंने भी कहा कि सर आतंकवादी जैसा सलूक कर रही है तिहाड़ जेल के अंदर, उनके साथ किया जा रहा है। तो कैदी तो और भी रहते हैं सर, तो उन्हीं को लेकर के ऐसा एलिगेशन लगाना, वो भी तिहाड़ जेल प्रशासन पर, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जेल है सर, तो कहीं ना कहीं मन भी आपका एक अजीब सा फील करता होगा सर इस बात को सुन करके। देखिए, बाहर लोग क्या कहते हैं इसका मेरा अख्तियार नहीं। उन्होंने किस कारण से कहा इसका जवाब मैं नहीं दे सकते, मुझे देना भी नहीं चाहिए। सर जो खाना घर से आ रहा है तो क्या उसको पहले आप चेक करते हैं सर कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है ताकि उनकी सेहत ख़राब हो जाए? कुछ ऐसा प्रावधान है सर जेल में? देखिए, उनके लिए खाना आता है एक कोर्ट आदेश के अनुसार और वो हम फॉलो करते हैं। उसके लिए इनमेट की किसी के लिए भी इस तरह की व्यवस्था कभी कभी हो जाती तो है, तो उसके कि वो सेहत उसकी ठीक रहे, इसके मद्देनज़र रखते हुए जो स्टेप्स हमें लेने होते हैं हम लेते हैं। दोस्तों, साफ है तिहाड़ जेल के जो डीजी है वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, फैक्ट्स के साथ है। ऐसा तो नहीं ग्राउंड पे सिंपैथी बिल्कुल नहीं चल रही, और फैक्ट्स जो आम आदमी पार्टी को लपेटों में ले रहा है ये समय और वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अब मैं दूसरे इलेक्शन एनालिसिस पे आना चाहता हूं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। आज दिन भर सबसे बड़ी चर्चा की बात रही है भाई, वही कांग्रेस आई तो क्या मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा? दोस्तों, कांग्रेस आई तो आपके 2 घरों में से एक घर भी छीन लेगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक रैली में कहा है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ चुनाव आयोग चली गई। कांग्रेस ने 17 शिकायतें दर्ज कर दी। अब जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी और ममता बनर्जी को चुनाव आयोग लेकर पहुंचा दिया। चुनाव है तो बयान होंगे, बयान होंगे तो विवाद होंगे, विवाद होंगे तो शिकायतें भी होंगी। आज पीएम मोदी की भी चुनाव आयोग में शिकायत हुई। मंगलसूत्र वाले बयान पर कांग्रेस बड़े गुस्से में थी। मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है,
उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। हालांकि कांग्रेस कंप्लेंट ड्राफ्ट बनाती उससे पहले पीएम ने कांग्रेस को हिंदू घरों के लिए भी खतरा बता दिया कि वो आरोपों पर कायम है। अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो 2 में से 1 छीन लेंगे। कांग्रेस ने पीएम के खिलाफ कुल 17 शिकायतें दी है। उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए, और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। शिकायतें बीजेपी ने भी की। राहुल गांधी पर उत्तर दक्षिण को लड़ाने का आरोप लगाया। We say that all our people, all our traditions, all our languages are sacred, and they say that there should be one leader, one language, one tradition, one history. बीजेपी ने एक शिकायत रामनवमी पर दंगे वाले बयान को लेकर ममता बनर्जी की भी की। दंगा करने अगर आते हैं, अब चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, आप रहेगा कुल, उसको गाना फसद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। राहुल गांधी को तो बीजेपी ने झूठ बोलने के मामले में आदतन अपराधी तक बता दिया। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि ये सीरियल हैप्चुअल ऑफेंडर है, झूठ बोलने के, षड्यंत्र करने के, भ्रम पैदा करने के। कांग्रेस की एक और शिकायत कंगना रनौत को लेकर भी हुई है। कंगना का एक ऊटपटांग फोटो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल रखा था। आरोप है कि ये कांग्रेस की यूथ विंग की हरकत थी। दोस्तों, मेरा इसमें एनालिसिस साफ है कि देश ने तुष्टीकरण के खिलाफ जो है पास्ट में भी वोट किया है, और इस वक्त भी देश में तुष्टीकरण के खिलाफ माहौल है। अब देखना ये होगा 4 जून पे देश की जनता किसको तुष्टीकरण हितैषी समझती है, किसको प्रो तुष्टीकरण समझती है और किसको एंटी तुष्टीकरण समझती है। दोस्तों, आखिरी चुनावी विश्लेषण पे आना चाहूंगा। आज राम जी के लिए सीता और लक्ष्मण ने वोट मांगे। जी दोस्तों, मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, सीता और लक्ष्मण जनता से मुखातिब हुए और बोले कि इस बार राम जी को जरूर वोट करना। दोस्तों, बात मैं मेरठ की सीट की कर रहा हूं। जी हाँ, मेरठ से, जहां से अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एक इनोवेटिव इलेक्शन मैकेनिज्म को डिस्प्ले करा। देखिए। कमल के झंडे तले राम की जय जयकार। जिनके प्रचार के लिए मेरठ की धरा पर स्वयं सीता और लक्ष्मण उतर आए, तो समूचा मेरठ भी उनके अभिवादन के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ा। धारावाहिक रामायण के राम की छवि के साथ अरुण गोविल मेरठ के सियासी संग्राम में जुबानी तीर धनुष लेकर उतर आए हैं। अरुण गोविल के साथ रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी भी मौजूद थे, जिनके सामने कल तक समूचा हिंदुस्तान आदर भाव से ओतप्रोत होकर नतमस्तक था। आज मेरठ के चुनावी समर में वो खुद जनता जनार्दन की आराधना में करबद्ध नजर आए। अरुण गोविल को पिछले 3 चुनावों में मेरठ जीतने वाले राजेंद्र अग्रवाल की जगह उतारा गया है। राजेंद्र अग्रवाल से जनता की नाराजगी के बाद मेरठ के लिए राम नाम का सहारा लिया गया। अरुण गोविल का बचपन इसी मेरठ की गलियों में गुजरा है। मेरठ बीजेपी के लिए कितनी हाई प्रोफाइल सीट है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पीएम मोदी ने यूपी में प्रचार की हुंकार मेरठ से ही भरी थी, तो पिछले 15 दिनों में योगी आदित्यनाथ भी 3 बार मेरठ का दौरा कर चुके हैं। और 23 अप्रैल यानी कल हनुमान जयंती के दिन योगी एक बार फिर मेरठ की जनता के बीच बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों, जाते जाते आपका चुनावी प्रोफेसर आपको एक होमवर्क देना चाहता है। होमवर्क सिंपल है। फेज 2 में
आप गूगल करके बताएंगे और सर्च करके बताएंगे कि कितनी सीटें जो हैं वो चुनाव में जा रही हैं। फेज 2 जो चुनाव का 26 तारीख को होने वाला है उसमें टोटल लोकसभा की कितनी सीटें जा रही है। #24 की सरकार पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका चुनावी प्रोफेसर कल रात 10 बजे आपका फिर से इंतजार करूंगा। नमस्कार।